क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है if a sum of rupees 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times A's share, 5 times B's share and 7 times C's share are equal, then A's share is। बोलेंगे यदि 1180 रुपए की राशि A, B और C में इस प्रकार बांटी जानी है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का कितना 7 गुना बराबर है, तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे इसको। देखिए कैसे, राशि कितनी है, तो राशि यहाँ पर है 1180 रुपए, यानी कि कितनी अमाउंट है 1180 रुपए। अब ये आपको 3 लोगों में किस प्रकार बांटनी है कि A के हिस्से का 2 गुना, A के हिस्से का 2 गुना, A के हिस्से का 2 गुना, हमने बोला कि A को A मिला तो उसका 2 गुना कर दिया, और B के हिस्से का कितना 5 गुना, तो B का हिस्सा B माना हमने और उसका 5 गुना कर दिया, और C के हिस्से का 7 गुना, C का हिस्सा C माना और उसका 7 गुना कर दिया। ये सभी कैसे हैं आपस में बराबर है, ये सभी कैसे हैं आपस में बराबर है। तो हमने इस राशि को कैसे बांटा, हमने A को A दिया था, B को B दिया था और C को C, लेकिन अगर A के हिस्से का 2 गुना कर रहे हैं, B से हिस्से का 5 गुना कर रहे हैं और C के हिस्से का 7 गुना कर रहे हैं, तो ये सभी आपस में बराबर आते हैं। तो अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन का अभी तक का हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा तो इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ आपने आपको सारे टाइप क्लियर किए हैं कि कितने प्रकार के टाइप होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, यानी कि कैसे कैसे रेशियो किस किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो देखिए ये भी उसी टाइप में से एक है। अब अगर आपको निकालना है कि A, B और C में ये किस अनुपात में बांटा गया, यानी कि A अनुपात B अनुपात C निकालना है, यानी कि 1180 रुपए की राशि A, B और C में किस अनुपात में बांटी गई, तो अब आप क्या करेंगे, जिसका अनुपात आपको निकालना है, जैसे A निकालना है तो A को हाइड कर लेंगे, बाकी दो के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इससे गुणांकों का गुणा कर देंगे। 5 का 7 से गुणा तो आप कहेंगे सर 35, ठीक, अनुपात। अब B की वैल्यू निकालिए तो B को हाइड कर लेंगे, 2 का गुणा 7 से तो आप कहेंगे सर 14, ठीक है, अनुपात। C की वैल्यू निकालिए तो C को हाइड कर लेंगे, 2 का गुणा 5 से तो 10। अब अगर ये किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपका अनुपात यही आएगा। तो हमने देखा कि A को कितने रुपए दिए गए, तो हमने देखा भाई A को दिए गए 35 रुपए, तो B को कितने दिए गए 14 रुपए और C को कितने दिए गए 10। तो टोटल कितने दिए गए, तो टोटल अगर आप करोगे तो 5 4 9, ठीक है, और ये 1 और 1 2 और 3 5, यानी कि 59 रुपए टोटल दिए गए, जबकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 1180 रुपए टोटल बांटे गए। तो अब आपको पता है 59 दूनी 118 होता है, तो यहाँ से 60 59 1 जा 59 59 2 जा 118, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A का हिस्सा कितना है, तो अब आप बताइए कि A का हिस्सा कितना है। A का हिस्सा है 35 यूनिट, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर, तो 35 दूनी कितना हो गया 70, यानी कि 700। तो A को कितना रुपए मिला 700 रुपए मिला। किस ऑप्शन में दिया है आपको 700, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए बात आपको समझ में आई, सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसानी से आप बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भाई आपसे, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। यहाँ पर बोले यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी समस्त भुजाओं का योग, यानी कि उसकी जितनी भी साइडें होती हैं उन सभी का सम यदि आप कर दें तो उस आकृति का जो भी डायग्राम आपके पास है उसका क्या निकल आता है, पेरीमीटर निकल आता है। लेकिन अगर आकृति आपके पास कैसी है, वक्राकार है, जैसे कि यानी कि अगर हम बात करें सर्कल की, तो
तो सर्किल में उस परिमाप को हम परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करें कि त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। और ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, वो होता है 3a। 3a मतलब a यहाँ पर भुजा है, 3 इंटू साइड। अब आपको a की वैल्यू चाहिए यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में जानते हैं। हम समबाहु त्रिभुज का, अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/4 a²। और ये आपको दिया है, तो जब आपको क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर करके आप वहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ आपको समझ में आ रही होगी बात, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो क्षेत्रफल कितना है आपके पास? √3/4 a² और क्वेश्चन में कितना दिया? 36 √ कितना 3, तो √3 से √3 कैंसिल। a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 × 4, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 × 4 √ के अंदर, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 और ये आपका 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। 12 किसमें? सेंटीमीटर में, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो साइड सेंटीमीटर में आएगी। ठीक, अब यहाँ से आपको पूछा गया परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर परिमाप बिल्कुल सिंपल चीज है, 3 इंटू साइड होता है, तो यानी कि 3 इंटू क्या कर देंगे? a की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। 12 दिए 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। 36 सेंटीमीटर क्या हो गया? परिमाप। किस ऑप्शन में दिया आपको 36 सेंटीमीटर? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? ABC is an equilateral triangle. P, Q and R are the midpoints of the sides AB, BC and CA respectively. If the length of the side of the triangle ABC is 8 cm, then the area of triangle PQR is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। P, Q और R क्रमशः सही लिख लेना बेटा, सीधी वाला आएगा। ठीक है, क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है ये। सिंपल कैसे? आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। देखिए कैसे इन्होंने बोला है कि एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज क्या है? ABC है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया भाई यहाँ पर ABC, और ये कैसा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी एक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं कितनी होंगी यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर की होंगी। सभी भुजाएं कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर AB, BC और CA के मध्य बिंदु PQR दिए हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं। AB का मध्य बिंदु दिया है, BC का मध्य बिंदु दिया है और CA का मध्य बिंदु दिया है। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम P, Q और R। ठीक है, ये मध्य बिंदु मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। अब एक चीज तो आप ये कर सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होते हैं और इसकी लंबाई इसकी आधी होती है, यानी कि 4 होती है। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर देंगे किस तरीके से मध्य बिंदुओं को जब आप मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो ये त्रिभुज भी कैसा होगा? एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये भी त्रिभुज कैसा होगा? एक समबाहु त्रिभुज। पहली चीज तो ये सुन लें कि किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण जो होता है, या जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वो त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि PQR भी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। पहली चीज ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें कि यदि आप किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, वो पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, क्योंकि यार 1, 2, 3, 4 क्षेत्रफल बन गए।
कितने क्षेत्रफल बन गए यहाँ पर? तो अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर एक एरिया ये बन गया, दो ये बन गया और ये तीन बन गया और ये चौथा बन गया, यानी कि पूरे समबाहु त्रिभुज के एरिया का ये 1/4 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल PQR का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 ट्राइंगल ABC का एरिया, यानी कि त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहीं से √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 8 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका ये √3 ऊपर है, नीचे कितना हो गया 16 और ये कितना 8 का वर्ग 64, तो 16 चौके कितना होता है 64, तो ये आपका हो जाएगा 4√3 और ये किसमें दिया था आपको? भुजा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या आ गया? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में दिया है भाई? तो ऑप्शन सी में दिया है। दो चीजें याद रखना, पहली चीज कि समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज का ही निर्माण होता है, और दूसरी चीज जब मध्य बिंदुओं को मिलाकर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज 4 बराबर समबाहु त्रिभुजों में टूट जाता है। ठीक है, 4 बराबर समबाहु त्रिभुजों में टूट जाता है। क्लियर है ये बात? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर rolls down a length of 1.408 किलोमीटर। The number of revolution it makes is, और पाई की वैल्यू दी है 22/7। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 0.64 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क, एक डिस्क है गोलाकार जिसका एरिया आपको 0.64 पाई वर्ग मीटर दिया है, को 1.408 किलोमीटर लंबाई तक लड़कती है, तो इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले आपको ये निकालना है कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको जो एरिया दिया है उससे पहले तो आपको उस डिस्क की परिधि निकालनी है, क्योंकि डिस्क जब भी घूमेगी ना तो वो अपनी परिधि पर घूमेगी। डिस्क जब भी घूमेगी तो अपनी परिधि पर घूमेगी, यानी कि अगर ये गोलाकार डिस्क है, ये हमने डिस्क बना दी इस तरीके से, ये गोलाकार क्या है डिस्क, गोलाकार नहीं सॉरी वृत्ताकार डिस्क है, गोलाकार नहीं है क्या है वृत्ताकार डिस्क है। थोड़ा सा वृत्त बना लें अच्छा सा। तो अगर वृत्ताकार ये डिस्क है आपके पास और इसका एरिया आपको दिया रखा है, इसका क्या दे रखा है आपको? एरिया दे रखा है, इसका ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये एरिया आपको दे रखा है कितना है? तो ये एरिया आपके पास है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया है। ठीक है, अब जब ये डिस्क घूमेगी तो ये घूमेगी तो अपनी परिधि पर घूमेगी, तो यानी कि एक चक्कर में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसकी परिधि की लंबाई के बराबर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर किसके होगी? इसकी परिधि यानी कि 2 पाई r के बराबर होगी। अब 2 पाई r के लिए पहले हमें r चाहिए पड़ेगा, तो r किसके माध्यम से निकालोगे? जो आपको एरिया दिया है। तो ये जो डिस्क है वो कैसी है? गोलाकार है, मतलब गोल आकार की डिस्क है। ये कैसी है? गोलाकार डिस्क है। गोलाकार का मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है आपका? सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का? पाई r स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.64 पाई दी है। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर की वैल्यू तो ये 64 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 64 अपॉन 100 यानी कि 8/10 यानी कि 0.8
0.8 मीटर क्या होगी रेडियस आ गई। त्रिज्या निकाल लिया आपने। तो अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू बाद में रख देते हैं, पहले रख सकते हैं, जो भी आपको करना हो, 22/7 और इंटू आर की वैल्यू 0.8। ठीक, तो यहाँ से आप 1 हटा दीजिए, आपको में कितना आ जाएगा 10, तो 2 से ही काट दीजिए आप कितने बार 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 इंटू 8 और बटे में कितना 7 इंटू 5। बस एक चक्कर में लगाएंगे तो जितना हमने के लिए ये किसमें आपकी मीटर में, ये किसमें मीटर में। अब लेकिन इस गोलाकार डिस्क को कितनी दूरी तय करनी है और कितने चक्कर वो लेगी, तो ये दूरी आपको दी है किलोमीटर में, तो पहले इसको मीटर में बदलिए। तो हम पहले क्या करेंगे, कुल दूरी जो है उसको हम, कुल दूरी कितनी तय की उसने, तो कुल दूरी जो तय की डिस्क ने वो 1.408 है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 1408 मीटर, 1408 मीटर की दूरी होगी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि चक्रों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल दूरी में एक चक्कर में लगाई गई दूरी से भाग लगा देंगे, तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, चक्रों की संख्या, कि कितने चक्कर लगेंगे, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या कैसे निकलेगी, तो कुल दूरी कितनी है, तो आप देखिए 1408 मीटर है, और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है 22 इंटू 8 और ऊपर क्या जाएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। बस आपको कैंसिल आउट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 11 से 2 बार कैंसिल, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 दूनी 22, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूनी 22, 11 88, ठीक 128। अब 16 से कट रहा है, 16 28 128 होता है, ठीक है, 16 28 128, देखिए 16 48 और 16 8 180 128 होता है बिल्कुल। तो ये 8 दूनी 16, 16 28 128, 8 5 40 हो रहा है, 8 5 40 और 7 चौक 28, यानी कि 280। कितने रिवोल्यूशन लगेंगे 280। तो चक्रों की संख्या कितनी आ गई 280। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल था, क्वेश्चन को हमें समझना था। जब भी एक गोलाकार डिस्क, गोलाकार मतलब यहाँ पर वृत्त से, जब भी एक वृत्ताकार डिस्क क्या होती है, एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि की लंबाई के बराबर होती है। तो ठीक है, तो हमने देखा कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, ये आ गई उसकी एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक, अब हमें भाई निकालनी थी यहाँ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि 2 पाई, तो हमें r चाहिए। तो r कैसे निकाला हमने, तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया था उसका डिस्क का, तो डिस्क का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त क्या करके, तो पाई r स्क्वायर बराबर में डिस्क के क्षेत्रफल के रख दिया, वहां से r की वैल्यू 0.8 आ गई, ये रख दिया, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई। अब हमें कितनी दूरी तय करवानी है, तो 1.48 किलोमीटर, और यहाँ पर हमारी सारी चीजें किसमें चल रही है, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद चक्रों की संख्या कैसे निकाली, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो 280 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 280 क्या हो गया आपका आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है 3a = 27। 3a मीन्स 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 = 27 की पावर b = 81 की पावर c, and a, b and c, a into b into c = 144. Then the value of 12 1/a plus 1/2b plus 1/5c is। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b बराबर 81 की पावर c और a इंटू b इंटू c बराबर 144 है, तो 12 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको a b c का मान ज्ञात होना चाहिए, और वो कैसे आएगा, जो हमारे पास कंडीशन दी है उस कंडीशन से। 2 कंडीशन दिए हैं, उन्हीं 2 कंडीशनों से हम क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। चलिए देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया है 3 की पावर a = 27 की पावर b = 81 की पावर c, ये हमारे पास दिया है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है a ×
बी इंटू सी इक्वल टू 144, ये हमें गिवन है। ठीक, अब हमें ए बी सी का मान निकालना है भाई, कैसे निकालें? ए बी सी का मान अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालें? तो अब आप देखिए यहाँ से आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3 की पावर ए। अब 27 क्या होता है? तो ये 3 की पावर 3, उसकी होल पावर कितनी? b होती है। इसी प्रकार 81 क्या होता है? तो आप कहेंगे ये 3 की पावर 4 होता है और उसकी होल पावर कितनी? c। तो यहाँ से आपको मिला 3 की पावर a इक्वल टू कितना? 3 की पावर 3b और इक्वल टू कितना? 3 की पावर 4c। अब यहाँ पर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर आधार समान है और बराबर में है तो इनकी घातें भी कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती है। आधार समान है और बराबर में है तो इनकी घातें भी कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती है। तो देखिए पहले हम दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं, यानी कि 3 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर 3b। तो आधार समान है बराबर में है तो इनकी घातें बराबर हो जाएंगी। a बराबर कितना हो जाएगा? 3b। तो यहाँ से a इस टू b निकाल लेंगे, a अनुपात b निकाल लेंगे तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 अनुपात 1 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर ले लेंगे, यानी कि 3 की पावर 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4c। आधार समान है बराबर में तो घातें भी बराबर, यानी कि 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4c। तो यहाँ से b इस टू c कितना आ जाएगा? तो 4 के फॉर्म में क्या चला जाएगा? 3। अब आप देखिए यहाँ पर कि b की वैल्यू यहाँ पर है और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 4 है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो बन जाएगा। तो इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a इस टू b क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 अनुपात 4। अब आप देखिए दोनों जगह b की वैल्यू समान हो गई कि नहीं? यहाँ b का मान 4 और यहाँ पे b का मान कितना? 4। तो यहाँ से हमें a इस टू b इस टू c यानी कि a अनुपात b अनुपात c मिल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी? 12, b की वैल्यू कितनी? 4 और c की वैल्यू कितनी? 3। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ से हम वैल्यूज ले लेंगे। a को हम मान लेंगे 12 के, b को मान लेंगे हम 4 के और c को मान लेंगे हम 3 के। यहाँ से हमने a b c की वैल्यूज ले ली, 4 12 के, 4 के और 3 के। अब हमारे पास a इंटू b इंटू c एक कंडीशन और दी है। हमारे पास एक कंडीशन को और दे रखी है, हम उस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एक कंडीशन जो हमें दे रखी है उस कंडीशन को आप देखिए कि आपको दिया है a इंटू b इंटू c बराबर 144। तो a की वैल्यू हम कितनी रख दें? 12 के, b की वैल्यू कितनी रख दें? 4 के और c की वैल्यू कितनी रख दें? 3 के। बराबर में कितना? 144। तो ये 12 में कितना हो गया? 144। k की घात कितनी होगी? 3 बराबर में कितना? 144। तो यहाँ 144 से 144 एक बार कट गया तो k की पावर 3 बराबर कितना हो गया? 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब k की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई ABC के मान कितने हैं। तो a आपका कितना आ गया? 12, b कितना आ गया आपका? 4 और c कितना आ गया आपका? 3। तो ABC की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको निकालना क्या है? 12 1/1 प्लस 1/2b प्लस 1/5c ये निकालना है। तो 12, अब a की वैल्यू रख दीजिए 1/12 प्लस 1/2b यानी कि 8 हो जाएगा। ये 8 प्लस 1/5 यानी कि 15 हो जाएगा। 15, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसका ही तो मान ज्ञात करना था। तो देखिए हमने क्या किया, a का मान यहाँ पे 12 रख दिया, b का मान 4 रख दिया तो 8 हो गया और c का मान 3 रख दिया तो कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो मान रख दिया। अब हम क्या करें भाई? एलसीएम ले लीजिए। तो 15 × 120, 12 7 में 120, 120 आपका क्या आ गया? एलसीएम। 12 से ये 10 बार कट जाएगा, 8 से ये 15 बार कट जाएगा, 15 से ये 8 बार कट जाएगा और इनटू में क्या चल रहा है? बाहर 12 से ये 10 बार कट गया। ऊपर कितना आ गया? तो देखिए 15 और 8 23 और 10 33 कितना हो गया? 33 और 33 के बटे में कितना? 10। तो 33/10 घटाई के रूप में आंसर दे रहे हैं तो यही हमारा आंसर है 33/10 यानी कि 33/10। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से करना है। जो कंडीशन हमें दी है उन कंडीशनों के माध्यम से सबसे पहले हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाली।
वो वैल्यू जो हमें मान निकालना था उस मान में रख दिया, हमारा आंसर ऑप्शन बी आ गया। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे that after allowing a discount of 22%, he gets a gain of 11%. If the mark price is 888, then the cost price of the article is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है। किस तरीके से? अगर आपको याद हो, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है और उन सॉल्यूशनों में हमने आपको एक ही बात बताई है कि अगर आपके पास डिस्काउंट परसेंट दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आपको क्रय मूल्य निकालना और अंकित मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो अनुपात याद होना चाहिए, वो रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि CP यानी कि क्रय मूल्य और MRP यानी कि अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। देखिए किस तरीके से, केवल आपको वैल्यूज ही तो रखनी है भाई, आपको क्या करना है? वैल्यूज ही तो रखनी है। इन्होंने बोला कितना डिस्काउंट देता है, 22% की छूट देता है और 11% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, अंकित मूल्य आपको दिया है, तो यानी कि CP आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है, MRP आपको 888 रुपये दिया है। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि कितना दिया है? 22% और 100 प्लस आपको क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत 11 दिया है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 11। तो यहाँ पर 100 प्लस क्या कर दीजिए? 11 कर दीजिए। अब आप देखिए CP अपॉन कितना? 888 और ये कितना हो गया? 22 माइनस करेंगे आप तो 78 हो जाएगा, 78। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? 111। 111 से कितने बार कट जाएगा? ये 8 था तो 8 बार कट जाएगा, 888 था। 8 का मल्टीप्लाई बस केवल आपको 78 से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो CP की वैल्यू कितनी? 878 यानी कि 78 इंटू 8, सॉरी 78 इंटू 8 लिए 64 की 4 8 में 6, 8 7 56 और 6 कितना? 62, तो 624। यानी कि CP की अगर हम बात करें, क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 624। तो 624 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला आपका? 624। किस ऑप्शन में दिया है? तो आपका आंसर ऑप्शन C में दिया है। तो ऑप्शन C इस प्रकार आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें टफ चीज नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए